कुछ केसेस होते हैं जहां सबूत मिलते हैं पर सच नहीं मिलता, और जब सच मिल जाए तो कानून भी ठहर जाता है। क्या ये इंसाफ था या मोहब्बत की आखिरी रस्म? मैं हूं अंकुर अरमाम और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे मामले में जहां मौत सच थी पर इरादा सबकी आंखों से छुपा था। यह है द नंदा केस। जनवरी 2014, सीरीन पैलेस होटल, आगरा। सुबह के लगभग 9:15 बजे थे। रूम सर्विस वाले ने दरवाजा नॉक किया, कोई जवाब नहीं मिला। फिर से नॉक किया, कुछ नहीं। मास्टर की से जब दरवाजा खुला तो एक पल के लिए दुनिया रुक गई। बेड के करीब विनीता नंदा, गले पर गला घोटने के निशान, गहरे नीले। कुर्सी पर आलोक नंदा, माथे में गोली का जख्म, खून सूख चुका था। मेज पर 2 चाय के प्याले, एक पर लिपस्टिक की लाल छाप, दूसरा बिल्कुल साफ जैसे किसी ने छुआ तक ना हो। एक शौहर, एक बीवी, दोनों खत्म। रूम में ना कोई चीख पुकार की निशानी, ना कोई तोड़ फोड़ की निशानी, बस खामोशी, गहरी भारी खामोशी। पहली नजर में सब बिल्कुल साफ दिख रहा था। शौहर ने बीवी को मार दिया, फिर खुद को, घर का झगड़ा, जज्बातों का टूटना, केस क्लोज्ड। यही पुलिस की पहली सोच थी। लेकिन अगर इतना सरल होता तो यह फाइल उसी दिन बंद हो जाती और मैं आज आपके सामने बैठकर यह कहानी नहीं कह रहा होता। क्योंकि जब देशपांडे ने रूम में कदम रखा तो उसने एक चीज नोटिस की कि यह सीन बहुत ज्यादा परफेक्ट था। यह केस मिला इंस्पेक्टर देशपांडे को, एक ऐसा अफसर जिसकी रेपुटेशन बेदाग थी और फितरत उससे भी ज्यादा तेज। उसने कमरा देखा, ना कोई टूट फूट, ना कोई संघर्ष के निशान, मगर एक बात अजीब सी थी। हर चीज अपनी जगह पर, एकदम सही। मेज, बंदूक, प्याले, जैसे मौत को सजाया गया। देशपांडे ने अपने जूनियर कांस्टेबल राणे से कहा, राणे, अगर कोई अपनी बीवी को गला दबा के मारता है तो रूम में कुछ तो बिखरा होना चाहिए ना, पर यहां सब इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि डर लगता है। राणे ने फाइल्स चेक करते हुए कहा कि सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। विनीता सांस घुटने से मौत, लिगेचर मार्क्स हाथों के, रस्सी के नहीं। आलोक खुदकुशी, गोली से, पाउडर बर्न्स उसके हाथ पर। मौत का वक्त 11:30 से आधे घंटे के दायरे में। देशपांडे ने फाइल बंद की और बोला, मुझे कत्ल और आत्महत्या दोनों नजर आ रहे हैं, पर इरादा समझ नहीं आ रहा। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्यों, वाई ऑफ द क्राइम। किसी ने किसी को क्यों मारा? और जब यह जवाब नहीं मिलता ना, तो वो सबसे भयंकर केस बन जाता है। क्योंकि बिना क्यों के हर आदमी शकी लगता है और हर शख्स मासूम भी। देशपांडे ने सबसे पहले कपल की हिस्ट्री चेक की। पता चला आलोक नंदा 52 साल का बिजनेसमैन, विनीता नंदा 48 साल, एक हाउसवाइफ। शादी हुए 28 साल हुए थे। 2 बेटे, विशाल और अमृत। पड़ोस वालों से पूछता हुआ गया था कि कहीं कभी उन्हें लड़ते हुए सुना? कभी नहीं सर, बहुत सीधे थे दोनों। पर देशपांडे को यकीन नहीं हुआ। उसने कपल के फोन रिकॉर्ड चेक किए, बैंक स्टेटमेंट चेक किए, सोशल मीडिया चेक किया, कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने एक थ्योरी बनाई। डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा दिखता नहीं, कभी कभी वो 4 दीवारों के अंदर छुपी होती है। हो सकता है कि आलोक ने उसे टॉर्चर किया और उस रात कंट्रोल खो दिया हो। पर यह थ्योरी कमजोर थी, क्योंकि अगर टॉर्चर था तो विनीता इतने सालों तक चुप क्यों रही? और अगर इमोशनल ब्रेकडाउन था तो वो चाय क्यों ऑर्डर की मरने से जस्ट पहले? 2 बेटे, विशाल और अमृत, जैसे प्रकाश और अंधेरे। एक जिम्मेदार, दूसरा आवारा। एक घर संभालता, दूसरा खुद को ही नहीं संभालता। देशपांडे ने दोनों को बुलाया पुलिस स्टेशन। विशाल पहले आया, सूट बूट में, शांत। देशपांडे ने उससे पूछा, विशाल, तुम्हारे माँ बाप के बीच सब कुछ ठीक था ना? वो बोला, हाँ सर, बिल्कुल। कोई परेशानी, कोई पैसे की दिक्कत? नहीं सर, पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा था। तुम्हें कुछ शक है किसी पर? विशाल एक पल के लिए रुका,
और फिर बोला, सर मेरा भाई अमृत, वो ड्रग्स लेता था, पापा उसे बहुत डांटते थे, माँ उसकी हमेशा हिमायत करती थी, घर में हमेशा टेंशन रहती थी उसकी वजह से। देशपांडे ने नोट किया। फिर अमृत आया, आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे। देशपांडे ने सीधा पूछा, अमृत तुम उस रात कहाँ थे? घर पर सर, अपने रूम में। अकेले? हाँ। कोई गवाह? नहीं सर। देशपांडे ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारे पापा तुमसे खुश नहीं थे, ये सही है ना? अमृत की आंखें भर आई। सर वो मुझे समझते नहीं थे, उन्हें सिर्फ विशाल भैया पसंद थे। माँ बस मुझे बचाती थी उनसे। तो तुम्हें गुस्सा आता था उन पर? अमृत चिल्लाया। हाँ बहुत, पर मैंने उन्हें नहीं मारा, मेरे चाचा ने करवाया ये सब, सदानंद अंकल। वो हमेशा मेरे पापा के पैसे के पीछे थे। देशपांडे चुप हो गया। परिवार हर केस की पहली शक की जगह, क्योंकि जज्बात, लालच और गुनाह की शर्मिंदगी तीनों एक ही चेहरे में नजर आते हैं। इंस्पेक्टर ने दोनों भाइयों के बयान लिए, दोनों ने अलग अलग कहानी सुनाई और सच वो कहीं बीच में दब गया। मगर देशपांडे एक बात समझ गया था कि इस घर में प्यार था, पर उस प्यार के साथ दर्द भी था। सदानंद नंदा, आलोक का बड़ा भाई, रिटायर्ड बैंकर, बाहर से संतुलित, अंदर से पुराने गमों गुस्से से भरा। देशपांडे ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। सदानंद शांत आवाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई वो बदल गया था, उसकी बीवी ने उसे मेरे खिलाफ कर दिया था। हम बचपन से साथ थे, पर शादी के बाद सब कुछ बदल गया। आप दोनों में झगड़ा हुआ था? हाँ, प्रॉपर्टी को लेकर। पापा ने मुझे ज्यादा हिस्सा दिया था विल में। आलोक को तकलीफ हुई थी, और उस रात आपने उससे बात की थी? सदानंद ने आंखें बंद की। हाँ, उसने मुझे फोन किया करीब 11 बजे। बहुत रोया था, बोला भाई माफी चाहता हूं, मैं सब खत्म कर रहा हूं। क्या मतलब था उसका? मुझे लगा शायद वो बिजनेस बंद करने की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो। सदानंद का गला भर आया। देशपांडे ने थ्योरी नोट की। ब्रदर्स कॉन्स्पिरेसी, पॉसिबल मोटिव, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पॉसिबल मेथड, हायर्ड किलर या मैनिपुलेशन। पर यह थ्योरी भी कमजोर थी, क्योंकि अगर सदानंद ने किलर भेजा होता तो वो खुद फोन क्यों करता, और अगर वो गिल्टी था तो इतनी आराम से पुलिस के सामने क्यों आता? शक करना आसान है, सबूत ढूंढना मुश्किल है, और जब सबूत हो भी तो सच समझना सबसे ज्यादा मुश्किल। देशपांडे अब एक चक्रव्यूह में था। हर शख्स सस्पेक्ट था, पर कोई भी सामने नहीं आ रहा था। 20 दिन बाद केस में एक नया मोड़ आया। ऋषिकेश जैन, एसीकेटी इंश्योरेंस के सीईओ ने देशपांडे को बुलाया। ऑफिस में बैठकर जैन ने फाइल खोली। इंस्पेक्टर साहब, आलोक नंदा की 6 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। नॉमिनीज हैं उसके दोनों बेटे, और यह पॉलिसी सिर्फ 6 महीने पहले ली गई थी। देशपांडे ने कहा, मतलब ये कि अगर ये मर्डर प्रूव हो गया, क्रिमिनल पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, क्लेम तो पास हो ही जाएगा। देशपांडे समझ गया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं इंस्पेक्टर कि किसी को फायदा हो सकता है इस मौत से। देशपांडे ने फाइल बंद की, खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, दौलत हर कत्ल की जड़ में कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। पुलिस की तीसरी थ्योरी बन गई फाइनेंशियल मर्डर। बेटे ने मां बाप को मारा या किसी को भेजा पैसे के लिए। पैसा सबसे आम और सबसे उलझाऊ मोटिव। अगर सिर्फ पैसा ही कारण होता तो हर जरूरतमंद आदमी कातिल बन जाता। देशपांडे जानता था ये कहानी पैसों से कई ज्यादा गहरी है, पर अब उसके पास 3 थ्योरीज थी, 3 सस्पेक्ट्स और एक सच। क्राइम सीन की मेज पर 2 प्याले, विनीता के प्याले में अदरक, पुदीना, काली मिर्च, नमक, वही खास चाय जो वो रोज पीती थी। देशपांडे ने होटल के वेटर को बुलाया। तुमने चाय कौन से रूम में दी थी उस रात? वेटर बोला, सर 302 में, मिस्टर और मिसेस नंदा के रूम में। कब? सर मैडम ने 11:11 पर मुझे खुद फोन किया था। उन्होंने खुद रेसिपी बताई थी। मैंने 11:20 तक चाय डिलीवर कर दी थी सर। देशपांडे चौंका। तुमने मैडम से बात की थी? हाँ सर, बिल्कुल, उनकी आवाज थी।
तुमने उन्हें देखा भी? नहीं सर, दरवाजे पर ही दे दी थी। मिस्टर नंदा ने ली थी। मौत का वक्त 11:30 के आसपास, मतलब विनीता ने अपनी मौत से सिर्फ 10 मिनट पहले चाय मंगवाई। देशपांडे ने सोचा या तो कोई और उसके नाम पर बात कर रहा था या ये चाय उसकी आखिरी तमन्ना थी। उसने एक और थ्योरी बनाई। कभी कभी एक प्याली चाय भी इतिहास बन जाती है। पुलिस उलझन में थी। क्या ये सोचा समझा कत्ल था या एक रचित आत्महत्या? एक बात जरूर थी, दोनों ने मिलकर यह किया था। पर क्यों? यह सवाल अब भी बाकी था। इंश्योरेंस केस ने फाइल फिर से खोल दी। कोर्ट का आदेश, लेवल 2 इंजरी, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। देशपांडे ने पूरे केस को घड़ी घड़ी लिखना शुरू किया, हर मिनट को नोट किया, हर कॉल को ट्रैक किया। टाइमलाइन यही थी। 11:05 पर रूम सर्विस का पहला कॉल। आलोक ने टॉवल्स मांगे। 11:11 पर चाय का ऑर्डर। विनीता की आवाज। 11:20 पर चाय डिलीवर हुई। आलोक ने दरवाजा खोला और चाय ली। 11:30 पर विनीता की मौत, स्ट्रैंगुलेशन। 11:32 पर आलोक की मौत, गन शॉट। 11:35 सदानंद को आलोक का आखिरी कॉल। सब कुछ एक रिदम में हुआ था, जैसे कोई नाटक रिहर्स किया गया हो। देशपांडे ने अपने सीनियर से कहा, सर ये इंपल्सिव क्राइम नहीं है, ये कैलकुलेट किया गया था, स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट। सीनियर ऑफिसर ने पूछा, तो तुम्हारी फाइनल थ्योरी क्या है? देशपांडे ने एक लंबी सांस ली। सर ये मर्डर सुसाइड है, पर दोनों ने मिलकर प्लान किया था, कंसेंट था दोनों का। ये एक तरह से मर्सी किलिंग है। कुछ कत्ल जज्बाती होते हैं, कुछ तयशुदा और कुछ दोनों के बीच के। देशपांडे अब यकीन के साथ जानता था कि इस जोड़े ने मौत से पहले एक समझौता कर लिया था। बस लिखा नहीं था, बोलकर चुपचाप मान लिया। पर अभी भी एक सवाल बाकी था, क्यों एक खुश जोड़ा मौत को चुन लेता है? देशपांडे ने विनीता की मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए और वहां सब कुछ मिल गया। स्टेज 4 कैंसर, लंग कैंसर। डायग्नोज हुआ था अक्टूबर 2013 में। डॉक्टर ने कहा था मैक्सिमम 3 मंथ्स। इंश्योरेंस क्लेम कैंसर को कवर नहीं कर रहा था। देशपांडे को एक बात और पता चली, दोनों बेटे कर्जे में डूबे हुए थे, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। विनीता ने अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, ना अपने बेटों को, ना अपने पति को। पर एक दिन उसने आलोक को बता दिया और आलोक टूट गया। देशपांडे को एक डायरी मिली आलोक के सूटकेस में। उसमें लिखा था, विनीता कहती है कि वो अकेले जाएगी मुझे छोड़कर, पर मैं उसे अकेले जाने नहीं दूंगा। अगर वो जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। हम साथ साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। और जाते जाते अपने बेटे को इंश्योरेंस के पैसे देकर जाएंगे। प्यार कभी कभी मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। विनीता जानती थी कि उसकी मौत तय है, पर वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उसकी बीमारी देखें, उसकी तकलीफ देखें, उसका धीरे धीरे खत्म होना देखें। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाएगी, पर अपनी शर्तों पर। और आलोक ने उसे अकेले जाने नहीं दिया। 10 साल बाद कोर्ट रूम्स बिल्कुल भरे हुए थे, जज शांत, फाइल्स मोटी, कैमरास रिस्ट्रिक्टेड थे। इंश्योरेंस कंपनी ने केस लड़ा था, यह सुसाइड पैक्ट था, क्लेम रिजेक्ट होना चाहिए। बेटों की तरफ से लॉयर ने कहा, यह मर्डर था, हमारी मां को मारा गया। इंस्पेक्टर देशपांडे गवाह के कटघरे में खड़ा था। जज ने पूछा, इंस्पेक्टर आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है? देशपांडे ने धीरे से कहा, योर ऑनर, विनीता नंदा का कत्ल किया गया था, लेकिन वो चाहती थी कि ऐसा हो। ये मर्डर था, पर विक्टिम ने कंसेंट दिया था। इसको क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता, पर इंसाफ शायद यही था। कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस। जज ने पूछा, आपके पास क्या सबूत है? देशपांडे ने बताया, मेडिकल रिकॉर्ड्स, विनीता को कैंसर था और वो इंश्योरेंस में इंक्लूडेड नहीं था। आलोक की डायरी, उसने सब कुछ लिखा था। टाइमलाइन दोनों ने प्लान किया था। और वो चाय, वो उसकी आखिरी खुशी थी। उनके बेटों पर 50 लाख का कर्जा था। वो दोनों चाहते थे
वो मरे, लेकिन मरने से पहले इंश्योरेंस के पैसे बेटों को मिले। इसीलिए उन्होंने मर्डर सीन स्टेज किया था विद कंसेंट। उन्हें पता था कि सुसाइड से इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होता। वो अपने बेटों की खुशी चाहते थे, उन पे बोझ बन के जीना नहीं चाहते थे। जज कुछ देर सोचने के बाद लिखने लगे, दिस वॉज अ मर्डर बट द विक्टिम पार्टिसिपेटेड इन इट। दिस वॉज ऑल्सो अ सुसाइड बट द परपिटेटर वॉज कंपेल्ड बाय लव। इंश्योरेंस क्लेम इज रिजेक्टेड, बच्चों को क्लेम के पैसे नहीं मिलेंगे। क्रिमिनल केस इज क्लोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ लिविंग अक्यूज्ड। इंश्योरेंस कंपनी जीत गई, बेटे हार गए। और इंस्पेक्टर देश पांडे अपनी कैप उतार कर बोले, कानून ने इंसाफ कर दिया, पर मैंने एक प्रेम कहानी और उसकी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्यार कभी कभी कानून से ज्यादा समझदार होता है। विनीता ने चाहा उसके बच्चों पर बोझ ना पड़े, उसकी तकलीफ को देखकर वो टूट ना जाए। इसीलिए उसने अपने पति से कहा, तुम मुझे खत्म कर दो, मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा बच्चों को मिलेगा, उनकी तकलीफें थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे मार देना जब मैं खुश हूं, जब मैं तैयार। और आलोक वो कैसे मना करता? उसने 28 साल उसकी हर बात मानी थी, तो आखिरी बात क्यों नहीं मानता? कानून ने कहा कत्ल और आत्महत्या, मैं कहता हूं सोचा समझा बलिदान। आलोक ने अपनी बीवी को मारा क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और खुद को मारा क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता था, और वो दोनों अपने बच्चों से प्यार करते थे। मैं हूं अंकुर अरमाम, और ये थी वो कहानी जहां सबूत ने कत्ल कहा, कानून ने जुर्म कहा, और दिल ने कहा ये तो बस प्यार था।